कहानी की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम है यून सरी। यंग होने के बावजूद वो एक कंपनी की ऑनर है जहां पर उसका खुद का एक ब्रांड भी है। सरी के पास कंपनी के प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने का टैलेंट है। सरी जब टॉप सेलिब्रिटी को डेट करती है तो वो मीडिया से कहकर सबसे महत्वपूर्ण चीजों को जैसे कि उसके ज्वेलरी सेट को फोकस करने को कहती है, जिस वजह से उसके प्रोडक्ट की ज्यादा सेलिंग होती है और उसके कंपनी के सेल्स भी बढ़ते हैं। वो एक ऊंचे खानदान से है। सैरी को उसके डैड की कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। वो काफी कम उम्र में ही पैसों के मामले में इंडिपेंडेंट रही है। उसे पैसों के लिए कभी उसके फैमिली का सहारा नहीं लेना पड़ा। उसने अपने ब्रांड को बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। सैरी के दो भाई इसी वजह से उससे हमेशा जलन महसूस करते हैं। उन दोनों को भी अपने डैड के प्रॉपर्टी का वारिस बनना था, पर डायरेक्टर यूजंग ने फैसला किया कि वो अपनी कंपनी सैरी के नाम करेंगे। उसने अपने डैड का प्रपोजल एक्सेप्ट किया। उसके कंपनी की सेलिंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, इसीलिए उसने अपने डैड से कुछ वक्त मांगा। सैरी ऊपर से बहुत शांत लग रही थी, पर अंदर से वो अपने डैड के पोजीशन को संभालने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। उसने अपने कंपनी के नए प्रोडक्ट को खुद टेस्ट करने का फैसला किया। उसके सेक्रेटरी ने उसे वार्न किया कि आज का मौसम स्काई डाइविंग के लिए अच्छा नहीं है, पर सैरी ने स्काई डाइविंग करने का फैसला ले लिया था। वो फोटोग्राफर के साथ स्काई डाइविंग करने लगी, जो हैरान कर देने वाले फोटोज क्लिक कर रहा था। जैसे ही हवा का दबाव बढ़ा, वो ऊपर जाने लगी। उसने देखा कि उसके सामने तूफान आया हुआ है। वो जोर से चिल्लाने लगी। आगे वो तूफान में फंस रही थी। जब उसे होश आया तो उसे रियलाइज हुआ कि वो एक पेड़ पर जाकर फंसी हुई है। उसने डरकर अपने आसपास नजर डाली। उसे पता चला कि वो एक सुनसान जगह पर फंस गई है। उसने तुरंत अपने वॉकी टॉकी की मदद से अपने एम्प्लॉय को फोन लगाया, पर सिग्नल ना होने के कारण उसका फोन नहीं लगा। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने जोर से चिल्ला के मदद मांगी ताकि अगर कोई उसके आसपास होगा तो उसकी आवाज से उस तक पहुंच जाएगा। उस समय हमारे कहानी का मेल लीड जिसका नाम है जंगयुक, वो जंगल में अपनी ड्यूटी कर रहा था। उसने सैरी के चिल्लाने की आवाज सुनी। वो नॉर्थ कोरिया के मिलिट्री कैंप का कैप्टन था। उसने उस आवाज का पीछा किया और उस पेड़ तक पहुंच गया जहाँ सैरी फंसी हुई थी। वो जंगयुक को देखकर बहुत खुश हुई कि कोई तो उसकी मदद करने आया है, पर जब उसने उसके हेड पर एक लोगो देखा तो उसे रियलाइज हुआ कि वो एक नॉर्थ कोरियन सोल्जर है। जंगयुक ने सैरी पर अपना बंदूक का निशाना ताना ताकि वो नीचे कूद सके। सैरी ने अपने प्रोटेक्टिव गियर को खोला और नीचे कूद गई। गलती से वो जंगयुक के ऊपर गिरती है। सैरी ने तुरंत एक्सप्लेन किया कि वो साउथ कोरिया से है। वो स्काई डाइविंग कर रही थी, पर अचानक तूफान आ गया और वो यहाँ तक पहुँच गई। पर फिर भी जंगयुक ने उससे पूछताछ के लिए उसके साथ ऑर्गेनाइजेशन चलने को कहा। उसे गलतफहमी हुई कि सैरी कुछ इरादों से आई है। वो डरकर वहां से भागने लगी। जंगयुक अपनी टीम के साथ उसका पीछा करते हुए जंगल में भागने लगा। भागते हुए वो ऐसी जगह पहुंच गई जहां उसके चारों ओर खतरा था, फिर भी वो उसके बीच से निकल गई। उसके बाद सैरी भागकर बार्बेड वायर की तरफ पहुंच गई। जंगयुक ने हवा में गोली चलाई, जिस वजह से वो दूसरी ओर कूद जाती है। जंगयुक ने अपने सबऑर्डिनेट को फोन करके सैरी को वापस आने के लिए अनाउंसमेंट करने को कहा, पर वो कोरियन ड्रामा देखने में बिजी होने की वजह से सैरी को नहीं देख पाया। आगे भी एक सोल्जर अपनी मॉम का लेटर पढ़ने में बिजी होने के कारण सैरी को नहीं देखा। जंगल में भागने के बाद सैरी के पैर में बहुत चोट लग गई थी। वो अपना रास्ता भटक गई थी, जिस वजह से उसने रास्ते को मार्क करना शुरू किया ताकि वो अपना रास्ता ढूंढ सके। जंगयुक अपनी टीम के साथ सैरी की तलाश कर रहे थे। वो कहता है कि अगर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में से किसी ने भी सैरी को देख लिया तो इसका नतीजा बुरा होगा और सबको सजा मिलेगी। खोज करते समय उनकी टीम को सैरी के कपड़े मिलते हैं जो वो पीछे छोड़कर गई थी। वो उस रास्ते से सैरी को ढूंढने निकल गए। आगे जाके उन्हें पेड़ पर निशान मिलते हैं जो कि सैरी ने बनाकर रखे थे। सैरी दिन भर भागती रही। आखिरकार वो एक छोटे से गांव में पहुंच ही जाती है। उस गांव में बिजली नहीं थी। जंगयुक ने सैरी का पता लगाया और तुरंत उसे एक छोटे से घर में ले गया जहां पर हल्की सी रोशनी सैरी के चेहरे पर पड़ रही थी। वो जंगयुक के हैंडसम चेहरे को देखती रह गई। उसे देखकर वो हैरान हुई थी। आखिरकार उसने जंगयुक से वहां से निकलने के लिए मदद मांगी। दूसरी ओर जंगयुक को पता था कि उसके देश के रूल के अनुसार उसे सैरी को मार देना चाहिए था, पर वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। सैरी को गलतफहमी हुई थी कि जंगयुक उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। वो दोनों जंगयुक के घर डिनर करने जाते हैं
जहाँ पर उसने सेरी के लिए नूडल्स बनाकर दिए थे। उसने जंगयुक को पहला बाइट खिलाने की कोशिश की। दरअसल वो जानना चाहती थी कि कहीं जंगयुक ने उस खाने में कुछ मिलाया तो नहीं है। उसने एक्सप्लेन किया कि वो साउथ कोरिया की सबसे फेमस पर्सन है, जहाँ पर वो एक अमीर खानदान में पैदा हुई थी, पर वो कहती है कि इस छोटे से गांव में इंटरनेट भी नहीं है। ये सुनकर जंगयुक को लगा कि वो झूठ बोल रही है। सेरी ने उसे प्रॉमिस किया कि जब वो अपनी कंट्री वापस जाएगी तो वो जंगयुक को रिवॉर्ड देगी, पर वो उसकी अमीरों वाली बातों में नहीं आता। उस समय जंगयुक के यूनिट के सोल्जर्स उसके घर पहुंच जाते हैं। सेरी को वहां देखकर वो चौंक गए और स्थिति के बारे में बात करने लगे। योंकाई को लगता है कि सेरी एक साउथ कोरियन स्पाई है और वो काफी खतरनाक है। उन्हें उसे जल्द से जल्द निपटना चाहिए। वो उनसे कहती है कि अगर किसी और को उसके बारे में पता चल गया तो वो अपनी पोस्ट छोड़ देंगे। उसे अपनी कंट्री में वापस जाना था जहाँ से वो आई थी, पर ये नामुमकिन था। वो उसे बताते हैं कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच एक हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिकल ग्रिड है। उनके टीम ने अपनी ड्यूटी किसी अन्य टीम को सौंप दी ताकि वो अगले कुछ महीने तक जंगल में प्रवेश नहीं करेंगे। उन्होंने जंगयुक से उन सभी के बीच एकता की जरूरत पर जोर देते हुए सोल्यूशन निकालने के लिए रिक्वेस्ट की। अगर वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट द्वारा पकड़ी गई तो सभी की सिक्योरिटी को खतरे में डाल दिया जाएगा। कॉमरेड जू ने अपने अंकल से मदद मांगने की सलाह दी, जो सेरी को छुपके से बॉर्डर पार कराने में मदद के काबिल हो सकते हैं। हालांकि इसके लिए और 3 दिनों तक का इंतजार करना होगा। सेरी को इस बात की चिंता थी कि इसके कारण वो एक इम्पोर्टेंट बोर्ड मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाएगी, लेकिन वहाँ से भाग जाना ही उसकी आखिरी पसंद थी, इसीलिए वो इंतजार करने के लिए तैयार हो गई। जंगयुक ने इस दौरान सेरी के लिए कुछ सख्त शर्तें भी रखी। उसे घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं थी, टीम के बाकी मेंबर से बात करने की परमिशन नहीं थी, और वो बिल्कुल उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी जो वो दक्षिण कोरिया में करती आई है। उसने उसे हर दिन 2 बार मीट खाने के लिए मना किया। कुछ ही समय बाद जंगयुक यूनिट में लौटता है। उसने सेरी को ये भी दिखाया कि इमरजेंसी में उसे कांटेक्ट करने के लिए लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल कैसे करना है। सेरी कहती है कि वो जंगयुक को काम करते समय परेशान नहीं करेगी, लेकिन उसने सिर्फ ये पूछने के लिए फोन किया है कि वहाँ पर नहाना कैसे है। कई बार उसने बिना वजह फोन किया, जहाँ पर वो शॉवर जेल, खुशबूदार कैंडल्स भी मांगती है। शायद वो भूल गई होगी कि वो नॉर्थ कोरिया में है, साउथ कोरिया में नहीं। जंगयुक को गुस्सा आया और उसने फोन रख दिया। सेरी ने नहाने के लिए सबसे पुराने तरीके का इस्तेमाल किया। उसने बाथटब के किनारे एक कपड़ा लपेट दिया। आखिरकार उसने आराम से बाथ लिया। तभी अचानक लाइट चली गई। बाकी सभी ने कैंडल्स का इस्तेमाल किया, लेकिन सेरी हैरान थी और उसे पता नहीं था कि क्या करना है। उसने जंगयुक को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसने फोन का जवाब नहीं दिया। तभी किसी ने टॉर्च लेकर उसके घर के बाहर एंट्री की। उसे लगा कि कोई घुसपैठिया हो सकता है। सेरी ने खुद को बचाने के लिए एक वास उठाया हुआ था। हालांकि जंगयुक को देखकर उसे राहत मिली। वो आउटेज के दौरान इस्तेमाल करने के लिए एक मोमबत्ती लेकर आया था। सेरी ये देखकर फूट फूट कर रोने लगी। वो कहती है कि कुछ दिनों पहले वो साउथ कोरिया में एक शानदार जिंदगी जी रही थी और अब उसने खुद को यहाँ पर अजनबी के सामने रोते हुए पाया। उसे रोता देख जंगयुक ने मोमबत्ती बुझाई ताकि वो आराम से रो सके। उसने कहा कि चीजें बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। वो सेरी से कहता है कि उसे काम की वजह से योंगयांग जाना पड़ेगा और इस वजह से वो उसे साउथ कोरिया वापस नहीं ले जा सकता, पर उसके टीम मेंबर्स उसको घर लौटने में मदद करेंगे। यहाँ पर सेरी उससे उसका नाम पूछती है, पर वो उसे अपना नाम नहीं बताता। वो उसे सलाह देता है कि साउथ कोरिया पहुंचने के बाद उसे सब बातों को भूलना होगा जो भी यहाँ पर हुआ है। जंगयुक के जाने के बाद सेरी अपने रूम में मोमबत्ती जलाने के लिए वापस लौटी। सेरी ने देखा कि जंगयुक ने उसके लिए जरूरत की सारी चीजें लाई थी, जिसे उसने रास्ते के वेंडर से खरीदा था। ये देखकर सेरी की आंखें भर आती है। जंग को योंगयांग पहुंचने के बाद टीम के मेंबर्स हमेशा सेरी के लिए हाजिर थे। उसमें से एक मेंबर अक्सर कोरियन मूवी की कहानी पर डिस्कस करता था। योंकाई अभी भी सेरी के साथ बहस करना पसंद था, जैसे कि उसने पहले जोर से कहा था कि उन्हें रोकने के लिए सेरी को जिंदा दफनाने की जरूरत है। रात के समय गांव में एक रूटीन इंस्पेक्शन चल रहा था। कॉन्ग ने नोटिस किया कि जंगयुक के घर की लाइट अभी भी जल रही है। सॉक को ये देखकर बहुत चिंता हुई, क्योंकि जंगयुक योंगयांग गया था। कॉन्ग ने अपने सबऑर्डिनेट को गेट खोलने का ऑर्डर दिया। वो सब अंदर ढूंढने को गए। जंगयुक के घर में जब वो
फूड स्टोरेज में पहुंचे तो उन्हें पता चला कि सेरी वहां छुपी हुई है। ठीक उसी समय जंगयुक वापस लौट आया। वो गुस्से में था और उसने कॉन्ग से पूछा कि वो अपने होने वाली मंगेतर को इस तरह से ट्रीट क्यों कर रहा है। हालांकि जंगयुक ने दावा किया कि सेरी उसकी मंगेतर है, कॉन्ग फिर भी उसकी आइडेंटिटी रिवील करना चाहता था। वो उससे आईडी और ट्रेवल पास की मांग की। इस पे जंगयुक ने कहा कि सेरी एक नॉर्थ कोरिया के इंटेलिजेंस यूनिट 11 की मेंबर है, दूसरी भाषा में एक स्पाई है जिसे सेंट्रल यूनिट मैनेज करता है। ये सब इस हद तक बढ़ गया कि सेरी ने एक लाचार वाइफ होने का नाटक भी किया। जब सब वहाँ से चले गए, सेरी के सर को दूर ढकेल दिया। उसने समझाया कि उसके पास इस तरह झूठ बोलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। उसने सोचा कि सेरी 2 दिन के बाद चली जाएगी। गांव की औरतों ने जब सुना कि सेरी जंगयुक की होने वाली वाइफ है तो वो तुरंत उससे बात करने आ गई। उसमें से कुछ ने जंगयुक के पीछे फुसफुसाकर कहा कि ऐसा लगता है कि जंगयुक के पास सेरी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। सेरी को ये सब सुनकर असहज महसूस हो रहा था। उनके जैसे इंसान ऐसी चीजों को आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उसने जंगयुक से कहा उसके जाने के बाद जंगयुक सभी को बताए कि वो वही थी जिसने उसे छोड़ा था। उन्हें कहना चाहिए कि वो अलग हो गए हैं क्योंकि उनका व्यक्तित्व एक दूसरे से काफी अलग है। सेरी रात में सो नहीं पा रही थी। फिर उन दोनों ने रात भर बात की। सेरी को ये पता चला कि जंग शुरुआती दौर में एक म्यूजिक स्कूल का स्टूडेंट था। अगली सुबह गांव के लोग जंगयू के घर के सामने जमा हुए। सेरी ने सुझाव दिया कि उन दोनों को बाहर वॉक पर जाना चाहिए ताकि हर कोई उनकी खूबसूरती की तारीफ करे। जंगयुक ने उसके बालों को बांधने में मदद की क्योंकि वहां पर सिर्फ एंटरटेनर्स और फॉरेनर लोग ही अपने बालों को खुला रखते थे। उसने छुपके से जंगयुक को अपने लिए प्यार दिखाने के लिए उसके सर पर हाथ फेरने के लिए कहा। उसने जंगयुक को बाय कहकर उसके लिए प्यार जताया। ड्यूटी पर जाने से पहले सेरी ने एक अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज की। उसमें पहला अवार्ड डोंग को दिया जाएगा जो हमेशा फ्रेंडली रहता है। उसका इनाम मकई का एक बैग था। दूसरा अवार्ड जूमी को दिया जाएगा क्योंकि उसे कोरियन ड्रामा देखना बहुत पसंद था। उसका इनाम चोई जी वू के साथ डिनर का मौका था। तीसरा अवार्ड नेशनल ट्रेजर का था जो कि क्वांग को दिया गया क्योंकि वो सबसे हैंडसम माना जाता था। दरअसल उनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो उसे कोरियन एक्टर से मिलवाए या फिर सेरी के जाने से पहले वो उसे गले मिले। हालांकि उसने इनमें से कोई ऑप्शन नहीं चुना। अवार्ड सेरेमनी के अंत में जंगयुक थोड़ा निराश हुआ क्योंकि उसने कोई अवार्ड नहीं जीता था। आखिर में सेरी ने योंगकाई को अपनी सभी पर्सनल हाइजीन की चीजें दी। ये देखकर जंगयुक थोड़ा निराश हुआ। सेरी उसे बगीचे में ले गई। उसने उसे टमाटर का पौधा दिखाया। उसने आधे बैग आलू के बदले टमाटर का पौधा ले लिया था। जंगयुक ने शिकायत की थी कि उसे टमाटर नहीं पसंद है। वो नहीं जानता था कि उनकी देखभाल कैसे की जाती है। सेरी ने उसे टमाटर के पौधे की देखभाल करने का इंस्ट्रक्शन दिया, जैसे कि पालतू जानवर की देखभाल करते हैं। उसने सलाह दी कि जब उसके पास खाली वक्त हो तो वो पौधे के बारे में अच्छी बातें बोले। हालांकि जंगयुक ने कहा कि उसे टमाटर पसंद नहीं है, पर उसने सेरी की बात मानी। वो नीचे बैठ गया और टमाटर के पौधे से सूरज, घास, पानी की बूंद और घूमते बादलों जैसी कुछ अच्छी चीजों के बारे में बात की। उसने हर उस चीज के बारे में बात की जो उसे बाद में सुंदर लगी। सेरी के दिए तोहफे को देखकर उसका चेहरा उदास लग रहा था। सब सोल्जर्स एक साथ इकट्ठे हुए सेरी के जाने पर डिस्कस करने लगे। हर कोई थोड़ा इमोशनल लग रहा था। वो अलग नहीं होना चाहते थे। शाम के समय जंगयुक चुपके से सेरी को छोड़ने के लिए गया। सेरी ने अपना हेयर बैंड हटा दिया और उसे जंगयुक को वापस दे दिया। उसने उसकी मदद के लिए जंगयुक को शुक्रिया किया। उसे लगा कि अब वो आगे जंगयुक को कभी नहीं देख पाएगी। सेरी को पोर्ट पर छोड़ने के बाद जंगयुक उसे देखना चाहता था। हालांकि रास्ते में उन्हें एक तकलीफ का सामना करना पड़ा जब कोस्ट गार्ड को उस बोट का पता चला जिस पर वो सवार थे। बोट की कैप्टन ने तुरंत उन दोनों को नीचे छुपने का सुझाव दिया क्योंकि बॉर्डर पार करने की कोशिश करने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई थी, जिसके कारण कोस्ट गार्ड ने उस पे कंट्रोल कर लिया था। कैप्टन ने अपने फोन कार्ड के साथ कोस्ट गार्ड को रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन जहाज के कैबिन के अंदर उस समय इसका कोई फायदा नहीं हुआ। सेरी ने जंगयुक से तरकीब निकालने के लिए कहा। उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था जो कोरियन टेलीविजन में अक्सर दिखाया जाता था। जैसे कि कैबिन का दरवाजा खुला, जंगयुक ने झुककर री को किस किया। कोस्ट गार्ड ने उन्हें देखा और तुरंत उन्हें बाहर बुलाया। बोट की कैप्टन ने बताया कि ये कपल समुद्र में मछली पकड़ने जाना चाहते हैं, उसी कारण वो वहां पर आए थे। हालांकि कोस्ट गार्ड को मछली पकड़ने का कोई सामान नहीं मिला,
इसीलिए वो लगातार कहता रहा। कैप्टन ने कहा वे दोनों की अभी अभी शादी थी और इसीलिए जंगयुक अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सका। सेरी ने भी इस झूठ में शांत होकर उनका साथ दिया। उसने भी ऐसे दिखाया कि उसकी अभी अभी शादी हुई है। फिर भी सेरी ने जहाज से वापस साउथ कोरिया जाने का मौका गवा दिया क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। समुद्र के किनारे खड़े होकर जहाज को जाते हुए देखकर उसका दिल आंसुओं से भर गया। सेरी ने ये सोचकर खुद को शांत करने की कोशिश की कि जिंदगी कठिनाइयों और रुकावटों से भरी हुई है। उसका मानना है कि वो प्रेजेंट में सिर्फ एक छोटी सी असफलता का सामना कर रही है। उसने जंगयुक से पूछा कि क्या अगले हफ्ते उसके लिए वहां से निकलना पॉसिबल होगा। जंगयुक ने बताया कि कोस्ट गार्ड ने अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, इसीलिए सेरी को साउथ कोरिया लौटने में 10 से 15 दिन और लगेंगे। हालांकि ये सुनकर वो अचानक भड़क उठी। उसे लगा कि जंगयुक उसे कंफर्ट नहीं कर रहा है। फिर उसने उनके किस का मुद्दा उठाया और जंगयुक उसके मूड के अचानक बदलाव से पूरी तरह चकित हो गया। सेरी को समझ नहीं आया कि जंगयुक ने उसे क्या कहा। गांव लौटने के बाद सेरी ने जंगयुक के लिए एक नोट छोड़ा था और बिस्तर की चादर को ठीक से मोड़ कर रखा था। उसने चट्टान तक पहुंचने के लिए एक पैरासूट साथ लाया था। उसका इरादा साउथ कोरिया वापस लौटने के लिए इसका इस्तेमाल करने का था। वो सोचती है कि अगर रास्ते में कुछ गलत हुआ तो ये उसका नसीब होगा। फिर उसने वॉकी टॉकी का उपयोग करके अपनी टीम से जुड़ने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त किसी ने भी जवाब नहीं दिया। तभी जंगयुक वहां पहुंच गया। उसने तुरंत बताया कि सेरी ने जाते समय दरवाजा बहुत जोर से बंद किया था और यहाँ तक पैरासूट भी लाई थी, जिसकी वजह से बहुत आवाज हुई, जिससे ये सारी तकलीफें पैदा हुई। जंगयुक को लगा कि उसने ये सब जानबूझकर किया ताकि वो वहाँ रहने का वक्त बढ़ा सके। उसके बिना कुछ कहे जंगयुक लगातार बोलता जाता है। वो एक्सप्लेन करता है कि जब सेरी यहाँ पर आई थी तब तूफान आया था, इस वजह से किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया, पर अब बॉर्डर गार्ड उसे आंखों से देख सकते हैं, जिस वजह से सेरी को पकड़ लिया जाएगा और उसे एक मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। जंगयुक ने वॉकी टॉकी से एक सिग्नल आते देखा। उसे पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सर्विलेंस टीम की अटेंशन को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जंगयुक ने अंदाजा लगाया कि कॉन्ग को माउंटेन की तरफ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल मिला होगा। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, जिस वजह से जंगयुक ने सेरी को पकड़ते हुए नीचे छलांग मारी। जंगयुक ने सेरी का सर जोर से पकड़ा हुआ था। सेरी ने इसके लिए जंगयुक को शुक्रिया किया। जंगयुक को भी ये पता था कि उन दोनों ने एक दूसरे को जोर से पकड़ कर रखा है। कॉन्ग अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुँचा, पर सेरी को पकड़ने में वो नाकामयाब रहा। सेरी गाँव में वापस आती है और टीम के साथ खाना खाती है। उनमें से एक कहता है कि सेरी के पास कोई और रास्ता होगा साउथ कोरिया वापस लौटने का। जब से सेरी नॉर्थ कोरिया आई है वो पूरी तरह से बदल चुकी है। वहाँ वो ब्रेकफास्ट कभी कभी करती थी। अगर उसने ब्रेकफास्ट किया तो बहुत ही शानदार होता था, पर अभी सिंपल राइस चीनी भी उसे टेस्टी लगने लगा है। सेरी को डर था कि कहीं वो नॉर्थ कोरिया की लाइफस्टाइल को अपना ना ले, जो हर किसी को नामुमकिन लगता है। वो ये मानती थी कि वो यहाँ से नहीं जा सकती क्योंकि जंगयुक की पोजीशन इतनी ऊंची नहीं है। अगर जंगयुक को हाई रैंक मिलता तो उसके एक कहने पर वो वहाँ से निकल सकती थी। योंकाई ने बताया कि जंग को प्रमोट करने का एक रास्ता है अगर वो हाई रैंकिंग ऑफिसर के ऊपर फेवर करे तो। हालांकि जब भी हाई रैंकिंग ऑफिसर के बीच जंगयुक के नाम का उल्लेख किया जाता था तो इससे उसे नाराजगी और निराशा होती थी। कोई भी उसे प्रमोट नहीं करना चाहता था। सेरी लेफ्टिनेंट से कार्रवाई शुरू कराना चाहती है। उसने इसके लिए खास करके बर्थडे पार्टी अटेंड की। इसी बीच जंगयुक को इन्फॉर्म किया गया कि सेरी बर्थडे पार्टी पर चली गई है क्योंकि वो जंगयुक को प्रमोट कराना चाहती है। जंगयुक कहता है कि सेरी हमेशा कुछ न कुछ करती रहती है पर उसका कोई फायदा नहीं होता है। इस पर जंगयुक का टीम मेंबर उसे कहता है कि सेरी को लगता है कि जंगयुक को किसी भी चीज की अथॉरिटी नहीं है, जिस वजह से वो उसे भगाने में मदद नहीं कर पाया। ये सुनकर जंगयुक के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। वो अपने आप से बड़बड़ाने लगता है। शाम के समय जंगयुक जर्नल के दरवाजे के सामने बाइसाइकिल चलाते जा रहा था। उसने सेरी से मिलने का बहाना किया। इस वजह से वो लगातार अपने साइकिल को कॉलोनियल के घर की ओर ले जाता है। सेरी को लगा जंगयुक उसका जानबूझकर इंतजार कर रहा है, पर जंगयुक ने ये एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उसे सेरी को बताना था कि वो पावरलेस नहीं है। सेरी ने देखा कि जंगयुक के साइकिल का हिस्सा सॉफ्ट टॉवल से लपेटा हुआ है, जिसे देखकर पता लगता है कि जंगयुक ने उसके लिए साइकिल को तैयार किया था।
जंगयुक उसे साइकिल पर बिठाकर ले जाने लगता है। बाहर बहुत अंधेरा था। सेरी ने सोचा कि जंगयुक उस पर नजर रख रहा है, पर वो इस बात से भी मना करता है। घर पहुंचने के बाद वो दोनों देखते हैं कि उसके टीम मेंबर्स ग्रिल कर रहे हैं। सेरी ने उसे टेस्ट किया और वो उसके प्यार में पड़ गई। इतना ही नहीं, बल्कि सेरी को उन्हें देखकर अच्छा लगा कि वो काम शेल से वाइन का मजा ले रहे हैं। जंग ने सेरी की ओर नजर डाली। उसके हंसने के एक्सप्रेशन से जंग भी स्माइल करने लगा। अगली सुबह जंगयुक कॉफी बनाने में बिजी था। सेरी जैसे ही उठी, उसे अपने बेड से खुशबू आती है और वो जंगयुक को देखने के लिए उसके पास गई। सेरी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि उसे वहाँ पर कॉफी मिलेगी। उसे पता था कि जंग स्टडी के लिए अब्रॉड गया हुआ था। उसने वहाँ से उसके लिए कॉफी लाई थी। इसके अलावा जंगयुक ने सेरी के लिए हैंगओवर सूप भी बनाया था। जैसे ही जंगयुक जाने के लिए निकला, सेरी ने उसे शुक्रिया करते हुए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए अपने उंगलियों के सहारे दिल बनाया। जंगयुक को उसके बात का मतलब नहीं पता चला, इसलिए वो अपने टीम मेंबर्स के पास जाकर उसका मतलब पूछता है। वो उसे बताते हुए कहते हैं कि इसका मतलब सेरी उसे अपना दिल देना चाहती है, क्योंकि कोरिया में इसका मतलब उस इंसान से प्यार करना होता है। इस इन्फॉर्मेशन को सुनने के बाद जंगयुक चौंक जाता है। सेरी उन स्ट्रीट वेंडर्स के साथ वॉक पर जाती है। वहाँ के वेंडर्स उसे हाई एंटी कॉस्मेटिक्स के बारे में बताते हैं, जो कि साउथ कोरिया से था। सेरी अपनी कंपनी का कॉस्मेटिक प्रोडक्ट देखकर चौंक जाती है। उसने उस कॉस्मेटिक के फायदे बताए। उस वक्त वो सब उसे अलग ही नजर से देखने लगे। शाम के समय सेरी अपना रास्ता भूल गई। ये सुनने के बाद जंगयुक उसे ढूंढने के लिए मार्केट की तरफ दौड़ा। सेरी मार्केट के बीचों बीच खड़ी थी। भीड़ को देखकर उसे लगा जैसे कोई बच्चा समुद्र के किनारे रास्ता भटक गया हो। ये देखकर वो डर गई थी। जंग अपने हाथ में कैंडल लिए मार्केट में सेरी को ढूंढ रहा था। सेरी मार्केट के बीचों बीच खड़ी थी। भीड़ को देखकर उसे लगा था जैसे कोई बच्चा समुद्र के किनारे रास्ता भटक गया हो। ये देखकर वो डर गई थी। जंग अपने हाथ में कैंडल लिए मार्केट में सेरी को ढूंढ रहा था। सेरी ने दूर से कैंडल की रोशनी देखी और अपना रास्ता बनाते हुए वो जंग के पास पहुंच गई। उसे देखकर जंगयुक को भी तसल्ली मिलती है। वो उसका उदास चेहरा देखकर उसे मजाक करता है कि मोमबत्ती काफी सुंदर है। ये देखकर सेरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस अंधेरे में उन दोनों की अच्छी बॉन्डिंग बनती है। सेरी कहती है कि जिस तरह से जंगयुक ने कैंडल को पकड़ रखा है, वो एक फैंटास्टिक डेट हो सकती है। कोई भी लड़की ये देखकर पसंद करेगी। जंगयुक ने सेरी से कन्फेस किया कि उसकी पहले से ही मंगेतर है। इस पर सेरी उसे कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास मंगेतर है या नहीं। वो कहती है साउथ कोरिया में बहुत सारे लड़के हैं जो उसे पसंद करते हैं, जिस वजह से उसे साउथ कोरिया जल्द से जल्द लौटना होगा। सेरी की ये बातें सुनकर जंगयुक को जलन महसूस होती है। वो दोनों बातें करते हुए घर लौटते हैं। सेरी को लगता है कि जंगयुक उसके साथ डबल गेम खेल रहा है। इस पर जंगयुक ने उसे एक्सप्लेन किया कि उसे सेरी को बचाना था और इसके अलावा उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। उसने जंगयुक से कहा कि अगर उसके मंगेतर को उन दोनों की बात पता चल गई तो। इस पे जंगयुक ने कहा कि उसकी मंगेतर रशिया में स्टडी कर रही है, जिस वजह से वो काफी दिनों से जंगयुक से मिलने नहीं आई। जैसे ही वो दोनों दरवाजे की तरफ पहुँचे, जंग ने देखा कि सीहू उसका गेट पर इंतजार कर रही थी। सेरी को लगा अब उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। वो जंग से मिली। जंग उसे सेरी के बारे में बताने वाला था, पर उसके मंगेतर ने उसे रोक दिया। वो चाहती थी जंगयुक आने वाले दिनों का इस्तेमाल दोनों के पेरेंट्स से मिलने के लिए और बात करने के लिए करे। जंगयुक को उसके रात में सफर करने पर फिक्र होती थी, इसीलिए उसने उसे वापस योंगयांग ले जाने का सोचा। उसने कहा कि सेरी एक सोल्जर है। वो पूछती है क्या मिशन के बाद भी वो दोनों साथ में ही रहते हैं। जंगयुक उसे कहता है कि मिशन होने के बाद वो उससे नहीं मिलेगा। सेरी उसके बाजू खड़ी होकर उसमें उसका साथ दे रही थी। वो वहाँ से जाने वाली थी, तभी जंगयुक ने उसका हाथ पकड़ते हुए उसे दरवाजे की तरफ ले आया और उसे कहा कि वो घर पर उसका इंतजार करे और यहाँ वहाँ ना भटके। उसने उसे दरवाजे को लॉक करके अंदर रहने के लिए कहा। जंगयुक जब अपने मंगेतर को योंगयांग ले जा रहा था, तब वो खुद को कार के आईने में दरवाजे की तरफ देखने से रोक नहीं पाया। जंगयुक की मंगेतर को पता चलता है कि जंग सेरी को पसंद करने लगा है। उसकी मंगेतर ने कहा कि ये उसकी 7वीं मुलाकात है, जिसमें उसके मॉम डैड शामिल थे। 5वीं बार उनकी सगाई सेरेमनी थी, लेकिन उन्हें 7 साल पहले आदर्श रूप से शादी कर लेनी चाहिए थी। उनकी सगाई के बाद उसे महसूस हुआ कि उसके बीच भावनात्मक फीलिंग्स की कमी थी। वो शादी करना चाहती थी क्योंकि उसके मॉम डैड ने शादी की अरेंजमेंट की थी। उसे उम्मीद थी कि जंग इसमें उसकी मदद करेगा। जंग ने जवाब दिया कि वो उसके साथ मदद करने में पूरी कोशिश करेगा। सेरी अभी भी जंगयुक का घर पर इंतजार कर रही थी। जब उसने दरवाजे पर किसी की आवाज सुनी तो एक्साइटेड होकर बाहर की तरफ भागी।
पर वहाँ पर जंग नहीं था। गांव की कुछ औरतें उसे सिंपैथी देने के लिए वहाँ पर आई थी। सरी ने उनके फिक्र के लिए उनका शुक्रिया किया। पार्टी के बाद सरी उनमें से एक औरत को मिलती है और वो उसे कहती है कि अगर उसे किसी भी चीज की मदद चाहिए तो वो उसे कहे। इस बात का फायदा उठाते हुए सरी उसे जंगयों के प्रमोशन के बारे में मदद करने के लिए कहती है। उस पर उस औरत ने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। इसके बाद सरी वाइन पीने के लिए अपने घर में लौटी। जंगयुक जैसे ही घर लौटा उसने नोटिस किया कि सरी ने बियर की बोतल से बाउंड्री लाइन बनाई हुई है। उसके प्लान के अकॉर्डिंग जंगयुक को 1 बजे आना था। सरी के चेहरे से पता चलता है कि उसे बहुत गुस्सा आया है। जंगयुक ने एक्सप्लेन किया कि वो अपने डैड की मदद लेने के लिए घर पर आया है ताकि वो यूरोप जा सके। इसके बाद वो साउथ कोरिया भी जा सकती है, पर इसके पहले उसे पासपोर्ट के लिए योंगयोंग जाना पड़ेगा। सरी ने जानबूझकर अपने बालों को कर्ल किए ताकि वो गांव की औरतों को इकट्ठा कर सके और उसी के साथ उसने नए कपड़े भी खरीदे। कॉन्ग लगातार लोगों को जंगयुक के घर पर नजर रखने के लिए भेज रहा था। उसे अभी भी सरी के आइडेंटिटी को लेकर शक था, यहाँ तक कि उसने जंगयुक के टीम मेंबर को भी हिरासत में ले लिया था। उसी वक्त जंगयुक वहाँ पहुँचता है और उसे रेस्क्यू करके वापस ले जाता है। पूछताछ करते वक्त उसने 4 लोगों को मारा था, फिर भी वो खुशी खुशी मुस्कुराते हैं। उसके साथ ऐसा होते देख जंगयुक को बहुत बुरा फील हो रहा था। उनमें से एक कहता है कि वो फैमिली की तरह है, उन्हें किसी के साथ फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है। योंगकाई को लगता है कि सब सरी की वजह से हो रहा है। वो उसे कहता है सरी को सबसे माफी मांगनी चाहिए। सरी भी इस पर शांत रहती है और उन सबसे माफी मांगती है। वो उनके मदद के लिए उनका शुक्रिया करती है। वो चाहती है कि इसके बदले उसे सबको कुछ न कुछ देना चाहिए, पर उसके पास पैसे नहीं थे। वो सिर्फ उन्हें एक दिल दे सकती थी। उसे देखकर सब चौंक जाते हैं। खाना खाने के बाद जंगयुक और उसके टीम मेंबर्स वॉक के लिए साथ में जाते हैं। तभी उन्हें रियलाइज होता है कि सरी ने सबको अपने हाथ से हार्ट बनाकर दिया था। ये सुनकर जंग थोड़ा निराश होता है और वो उन सबको फिर से अपने यूनिट में जाने को कहता है। उसने बताया कि कल सरी को पासपोर्ट लेने के लिए लेकर जाएगा। इसके बाद जंगयुक वापस घर आया। उसने सरी को पीछे से देखा। गुस्से से उसे पूछा कि उसने अब तक कितने दिल दिए हुए हैं। वो कहता है कि आज वो बेड पर सोएगा। ये कहकर वो बेड पर बैठकर सोचने लगा। अगले दिन सुबह ट्रेन में सब एक दूसरे की बात कर रहे थे, सिवाय सरी के, जो सोच रही थी कि उसके जाने के बाद जंग का क्या होगा। जंग को भी उसके डैड की वार्निंग याद आती है, जो कहते हैं कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो उसके डैड उसे कवर नहीं करेंगे। उस समय ट्रेन अचानक पावर आउटेज की वजह से रुक गई। ट्रेन को रिपेयर होने के लिए उन्हें 16 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। रास्ते पर दुकान लगाने वाले ट्रेन में सामान बेचने के लिए जमा हो जाते हैं। रात के समय जंगयुक आराम करने के लिए एक जगह रुक गया। वो सरी के लिए एक ब्लैंकेट खरीद देता है। सरी उसे कॉर्न खाने को मांगती है। जंगयुक तुरंत उसके लिए कॉर्न खरीदने के लिए चला जाता है। सरी अचानक कहती है कि जंगयुक बहुत ही दयालु इंसान है। वो सोचती है कि वो फ्यूचर में एक अच्छा हस्बैंड और फादर बनेगा। इस पर जंगयुक उसे कहता है कि उसने फ्यूचर के बारे में कभी नहीं सोचा, क्योंकि अगर चीजें उसके हिसाब की तरह नहीं हुई तो उसे बहुत बुरा लगेगा। उस वक्त उसे एक बुरा इंसिडेंट याद आता है। जब वो स्टडी के लिए अब्रॉड गया था तब उसके भाई की अचानक मौत हुई। सरी को पता चला कि जंग बहुत ही खराब मूड में है। उसने जंग के पीठ पर थपथपाते हुए उसे कंफर्ट करने की कोशिश की। उसने उसे कहा कि किसी फेमस इंडियन ने कहा है कि गलत ट्रेन आपको वहीं ले जाएगी जहां आपको जाना है। वो अपने बारे में बताते हुए कहती है कि उसे भी उस वक्त सही फैसला लेने के लिए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा और उसकी एक गलती उसे नॉर्थ कोरिया लेकर आई। अगर उसका फ्यूचर अच्छा ना भी हो तो सरी उम्मीद करती है कि जंगयुक खुश रहेगा। रात के समय जंग ने अपना कोट निकालकर सरी को कवर किया, जो नींद की वजह से सो रही थी। उसने उसे सोने के लिए अपना कंधा दिया। अगली सुबह ट्रेन फिर से शुरू हुई। वो फाइनली योंगयांग पहुंच गए। आईडी की फोटो लेने के बाद सरी को जंग के साथ एक फोटो लेनी थी, पर उसने इसके लिए मना कर दिया। जैसे ही वो वहाँ से जाने वाले थे तभी सरी का एक्स बॉयफ्रेंड संगजुन वहाँ आकर उसे लिफ्ट की ओर ले जाने लगता है। जंगयुक ने उन दोनों को पकड़ लिया। तब संगजुन सरी का हाथ पकड़ा था। जंगयुक ने तुरंत संगजुन को लिफ्ट की दीवार की ओर ढकेला और उसका आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट चेक करने लगा। सरी ने कहा कि ये उसका एक्स बॉयफ्रेंड है और संगजुन को छोड़ने का रिक्वेस्ट किया। संगजुन के जाने के बाद जंगयुक गुस्सा होता है। जंगयुक ने सरी से चुप करते हुए उसके रूम से कैमरा और डिवाइस ढूंढा। उसने एक्सप्लेन किया कि बहुत सारे होटल में इस तरह के सर्विलेंस इक्विपमेंट होते हैं। जंग उसे रूम में अकेला छोड़कर जाने लगा। तब सरी उसे कहती है
कि संगजुन की हेल्प से उसे अपनी फैमिली को सेरी के बारे में इन्फॉर्म कर देना चाहिए, क्योंकि पास्ट में उन दोनों ने करीबन शादी कर ली थी और वो अब अनजाने में नॉर्थ कोरिया में फिर से मिले हैं। वो कहती है कि उसे और संगजुन को उनके नसीब ने फिर से मिलवाया है, पर जंग उसकी इस बातों पर राजी नहीं होता। वो कहता है कि अगर ऐसा होता तब वो पैराशूट से तूफान में नॉर्थ कोरिया आई, तब सिर्फ जंग ही था जिससे वो मिली। जंग की मंगेतर को पता चला कि वो योंगयांग आया है, तो उसने तुरंत उससे मिलने की अपॉइंटमेंट ली और वो सीधा होटल रूम में पहुंच गई। उसने रात के समय अपने पेरेंट्स से डिनर पर मिलने का भी प्लान बनाया। वो उसे कहता है कि वो इसमें उसकी मदद करेगा। शाम के समय उन दोनों की फैमिली एक दूसरे से मिलती है। जंग की मॉम उसके मंगेतर की ये कहकर तारीफ करती है कि वो दिन प्रतिदिन सुंदर ही होते जा रही है, वो बड़ी हो रही है और वो और भी ज्यादा खूबसूरत हो रही है। उसकी मॉम उन्हें कहती है कि उन्हें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। जंगयुक के डैड इस महीने के सैटरडे को उनकी शादी की डेट फिक्स कर देते हैं। इस पर जंग की मॉम इसमें जंग की राय पूछती है। उसने सोचा कि उसके डैड ने पहले ही डेट फिक्स कर दी है, तो उसे उनकी बात मान लेनी चाहिए। हालांकि उसके दिल में उसके लिए कोई प्यार नहीं था। रेस्टरूम में सेरी और जंग की मंगेतर एक दूसरे को देखते हैं। उसकी मंगेतर सेरी से कहती है कि इस महीने उनकी शादी होने वाली है, पर सेरी कहती है कि तब तक वो नॉर्थ कोरिया वापस जा चुकी होगी, इसीलिए वो शादी को अटेंड नहीं कर पाएगी। इस बात से उसकी मंगेतर सोचती है कि अगर सेरी शादी में ना आए तो वो उसकी बेस्ट वेडिंग होगी। पर अपनी मंगेतर को कार तक छोड़ने के बाद जंग सेरी को ढूंढने जाता है। सेरी उसे बताती है कि उसे नदी किनारे बैठकर बियर पीने का मजा लेना है। फिर जंग उसे एक रिवर साइड लेकर जाता है। उन्होंने बियर के साथ फ्राइड चिकन को भी इंजॉय किया। उस वक्त रेस्टोरेंट में लाइट चली गई थी। वहाँ के स्टाफ ने तुरंत सबके टेबल पर कैंडल अरेंज किया। माना जाता है कि अगर किसी कपल ने एक साथ पहली बार स्नोफॉल देखा तो हमेशा एक साथ रहते हैं। ज्यादा शराब पीने के कारण सेरी जंग के कंधे पर सो गई। उसने सेरी के सर को अपने कंधे से हटाने की कोशिश की। सेरी को सबके साथ खूबसूरत मेमोरीज बनानी थी, इसीलिए वो सारे ग्रुप को एक साथ पिकनिक पर चलने के लिए कहती है। जंग ने पिकनिक के लिए सबको छुट्टी दे दी। पिकनिक पर कुछ सोल्जर्स क्रैब पकड़ने के लिए नदी की ओर जाते हैं। वो सब हंस के एंजॉय कर रहे थे। खाना खाने के बाद ड्रिंक करने के बाद मेंबर्स ने सेरी के साथ फेयरवेल सेरेमनी रखी। योंगकाय ने सेरी को गुड बाय कहने के लिए पोयम बनाई थी। पोयम के अंत में उसने सेरी को अपना ख्याल रखने के लिए कहा और सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए कहा। वो कहता है कि यहाँ से जाने के बाद उसे किसी को भूलना नहीं है। सेरी ने भी सबके लिए गाना गाया। गाना गाते वक्त बीच में उसने जंग को उसकी तरफ आते हुए देखा। उन दोनों ने एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखा। रात के समय जंग ने उसे कहा कि एक बार यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर जो भी हुआ है उसे भूल जाए। उसमें वो भी शामिल था। सेरी को ये सब अपने सपने की तरह लगता है। वो कहती है कि जंग अपनी जिंदगी शांति से जिए। उन दोनों की बातें सुनकर जंग के टीम मेंबर ने भावुक होकर कॉन्ग को इन्फॉर्म किया कि सेरी वहाँ से निकल गई है। सेरी एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। तभी उन्होंने देखा कि 2 ट्रक उनको पीछे से फॉलो कर रहे थे। उसी समय एक ट्रक उनके सामने आता है। सेरी ये देखकर डर गई। तभी जंग अपने मोटर बाइक लेकर वहाँ पहुँच गया। उस ट्रक में से गोलियां चलने लगी, जिस वजह से मोटर बाइक से वो नीचे गिर गया। उस ट्रक ने सेरी को गाड़ी से ठोककर मारने की कोशिश की। वो ट्रक सेरी की तरफ बढ़ रहा था। तभी जंग फिर से एक बार अपने मोटर बाइक को लेकर ट्रक के सामने आ गया। उसने ट्रक पर गोलियां चलाई, जिस वजह से ट्रक में फायर होने के कारण वो ब्लास्ट हो गया। सेरी ने तुरंत कार से छलांग लगाई और जंग के पास पहुंच गई। वो दोनों एक दूसरे की इंजरी के बारे में पूछ रहे थे। ट्रक ड्राइवर अभी मरा नहीं था। उसने उठकर सेरी पर गोली चलाई, पर जंगकुक बीच में आ गया, जिस वजह से उसके कंधे पर गोली लगी। इस हालत में भी उसने ड्राइवर को मारने की कोशिश की। उसके बाद वो बेहोश हो गया। हम यहाँ पर एक फ्लैशबैक देखते हैं। डिपार्चर के पहले जंगकुक अपनी बाइक लेकर उसे मॉडिफाई करने के लिए गया था। उसने अपने साथ बहुत सारे वेपन्स रखे हुए थे। गाड़ी चलाते समय उसने अपने मन में सोच लिया था कि जब तक वो सेरी के साथ है वो उसको प्रोटेक्ट करेगा, जिस वजह से वो उसे बचाने के लिए आता है। जंगयुक के टीम मेंबर ने जंगयुक का घाव देखा। सेरी ने उससे गाड़ी की चाबी ली और गाड़ी चलाते हुए अस्पताल की ओर निकल गई। उसने एयरपोर्ट पर जाने का मौका गवा दिया। रास्ते पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इसीलिए सेरी दूसरे रास्ते से सीधा अस्पताल पहुंची। वहां पहुंचने के बाद जंगयुक का काफी खून बह चुका था। टीम मेंबर ने उसे एयरपोर्ट जाने के लिए कहा। सेरी ने जंगयुक को ब्लड डोनेट करने का फैसला किया। अस्पताल में जब उसने जंगयुक के खून से भरे कपड़े देखे तो उसकी आईडी की फोटो मिली।
डॉक्टर ने कहा जंगhyuk की सर्जरी अच्छे से हुई है। ये सुनकर सरी को राहत मिली। वो उसके साथ बैठकर रात भर उसे देखती रही। उसने जंगhyuk के साथ उनकी खूबसूरत मेमोरी भी शेयर की। जंगhyuk भी सपने में देखता है कि वो अब ऑडियंस के सामने पियानो बजा रहा है। जैसे ही उसका शो खत्म हुआ, उसे किसी ने इन्फॉर्म किया कि योंगयांग में उसके भाई का कार एक्सीडेंट होने की वजह से मौत हो गई। उसकी फैमिली उसे घर आने को कहती है। वो एक लेक के सामने खड़ा था। तभी वहाँ एक छोटी लड़की आकर उसे पहचान लेती है और वो उसे सॉन्ग प्ले करने के लिए कहती है। वो उसके लिए एक लास्ट सॉन्ग प्ले करने को तैयार होता है। तभी जंगhyuk ने अपनी आंखें खोली और वो सपनों से जग गया। सरी को विंडो की तरफ खड़ा देख उसे गुस्सा आया क्योंकि उसने कोरिया जाने का मौका फिर से गवा दिया। वो सोचता है उसकी पूरी मेहनत खराब हो गई। सरी तुरंत उसके नजरों के सामने से दूर चली गई। एग्जामिनेशन के दौरान डॉक्टर ने जंगhyuk और सरी को कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहा कि वो दोनों की जोड़ी ऊपर से बनकर आई है। वो कहते हैं कि उन दोनों का ब्लड टाइप बिल्कुल एक जैसा है। सरी ने उसे अपना खून दिया जिस वजह से जंगhyuk सांस ले पाया है। डॉक्टर ने ये भी कहा कि उसे इस बात पर ध्यान रखना होगा कि खून देने के बाद सरी रोए ना। जंगhyuk के बेहोश होने के बाद सरी दिन भर रोती रही। बेड पर बैठकर जंगhyuk डॉक्टर की कही बातों के बारे में सोच रहा था। उसी समय सरी अस्पताल से बाहर खड़ी होकर रो रही थी। वो पीछे मुड़ी तो वहाँ जंगhyuk खड़ा था। जंगhyuk ने उसे रुलाने के लिए उससे माफी मांगी। जंगhyuk ने उसे कहा कि उसने कोरिया जाने का मौका क्यों गवाया। उसी पर सरी कहती है क्योंकि उसे जंगhyuk को प्रोटेक्ट करना था। जंगhyuk उसके चेहरे को देखता रह गया। वो खुद को रोक नहीं पाया और उसने सरी को किस किया। बाद में बाकी के मेंबर्स भी जंगhyuk को देखने के लिए अस्पताल आते हैं। उनके जाने के बाद जंगhyuk उठ गया जो सोने का नाटक कर रहा था। रात के समय लाइट बंद करने के बाद जंगhyuk ने सरी को बेड पर सोने को कहा। वो नीचे फर्श पर सोने को जाने लगा। उस पर सरी कहती है कि पेशेंट को नीचे फर्श पर नहीं सोना चाहिए। इस वजह से दोनों साथ में बेड पर सोते हैं। अगले दिन जंगhyuk की मंगेतर भी उसे देखने के लिए आई। उसने उसके कपड़े देखे जो अच्छे से रखे हुए थे। उसे पता चला कि ये सब सरी ने किया हुआ है। वो उससे कन्फेस करता है कि वो सरी के लिए कुछ महसूस करने लगा है। उसका कहना है अगर वो उसके मंगेतर से प्यार नहीं भी करता तो भी उससे शादी करने के लिए तैयार था, पर अब वो उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि उसके दिल में सरी के लिए प्यार है। कॉन्ग अस्पताल में जंगhyuk को देखने के लिए आ रहा था। उससे बचने के लिए सरी संगजुन के विला में जाती है। जंगhyuk की मंगेतर अभी भी उससे शादी करने को तैयार थी, इसलिए वो शॉपिंग करने के लिए चली गई। तभी उसने एक मैगजीन में सरी की न्यूज पढ़ी। उसे पता चला कि सरी साउथ कोरिया की सबसे फेमस टाइकून की बेटी है जो गलती से नॉर्थ कोरिया पहुंच गई है। ये बात कंफर्म करने के बाद जंगhyuk के मंगेतर ने उस मैगजीन को अपने साथ लिया। जंगhyuk सरी को दिन भर ढूंढता रहा पर वो उसे कहीं नहीं मिली। इसीलिए उसने अपने पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए अस्पताल के डॉक्टर को सर्विलेंस कैमरा चेक करने को कहा। उसे पता चला कि सरी को किसी कार ड्राइवर ने पिक किया हुआ है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसे पता चला कि वो कार नॉर्थ कोरिया के गेस्ट हाउस की थी। वो उसे देखने के लिए निकल गया, पर तभी उसकी मंगेतर ने उसे आकर रोकते हुए सरी के बारे में पूछा। जंगhyuk ने कहा वो उसकी आइडेंटिटी जानता है, पर फिर भी उसने छुपाने में मदद की। यहाँ तक कि उसने मुश्किल घड़ी में उसे अपने घर पर पहुँचाने में उसकी मदद की। उसे पता है अगर किसी ने उसके बारे में खबर दी तो वो मुश्किल में पड़ सकता है, पर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सरी को सुरक्षित अपने होमलैंड भेजना चाहता है। उसी समय संगजुन भी सरी से बात कर रहा था। वो सरी से कहता है कि जंगhyuk सरी की वजह से घायल हुआ है। अगर वो जंगhyuk से प्यार करती है और उसे प्रोटेक्ट करना चाहती है तो उसे उसकी जिंदगी से चले जाना चाहिए। ये सुनने के बाद सरी उसके लिए परेशान होते हुए दिखी। सरी को ढूंढने के लिए जंगhyuk रात के समय अंधेरे में एम्बुलेंस लेके जाता है। वहाँ से वापस आने के बाद वो अस्पताल में उसे ढूंढने के लिए दूसरा प्लान बनाता है। उसके टीम मेंबर भी उसे गेस्ट हाउस ढूंढने के लिए उसकी मदद करते हैं। जंगhyuk गेस्ट हाउस का लोकेशन ट्रैक करते हुए उसी जगह पर पहुंच गया। उसने तुरंत लाइट बंद कर दी। इसका फायदा लेते हुए वो अंदर जाने लगा। उसे कोर्टयार्ड में सिक्योरिटी गार्ड से निपटना पड़ा। सरी अपने रूम से गार्डन में जंगhyuk को देखकर चौंक गई। आखिरकार उसने सरी को ढूंढ ही लिया। वो उसे पूछता है कि उसे कहीं चोट तो नहीं लगी। ये सुनकर सरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसे कहती है कि उसे इस वक्त अस्पताल में होना चाहिए था। उसने सरी को बताया कि उसे सरी की फिक्र हो रही थी। इसीलिए वो उसे ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया। सरी ने उसे बताया कि गेस्ट हाउस ही उसके लिए सही जगह है, वहीं पर वो जिंदा रह सकती है। जंगhyuk ने उसे प्रॉमिस किया
कि वो उसे सुरक्षित ले जाएगा, पर सेरी ने उसे वहां से वापस भेज दिया। उसके चले जाने के बाद वो स्नोफॉल में रोती रही। ठंड की वजह से उसका चेहरा पीला पड़ता रहा। उसने सोचा कि इतने ठंड में अगर जंगयुक को कुछ हो गया तो ये सोचकर वो जंगयुक के पास वापस लौट गई। उसे जंगयुक को अस्पताल से ले जाना था। उसे देखकर जंगयुक ने उसे गले लगाया। जब वो कार शुरू करने जाते हैं तब उन्हें रियलाइज होता है कि कार की गैस खत्म हो चुकी है, इसीलिए उन्हें नजदीक के एक घर में जाना पड़ा। वहाँ जाकर उन्होंने आग जलाई। वहाँ बैठकर उन दोनों ने एक दूसरे से बात की। सेरी ने उसे अपने फर्स्ट लव के बारे में पूछा, पर जंगयुक ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी अभी अस्पताल से रिकवर हुआ था और ठंड लगने के कारण उसे फीवर आता है। अगले दिन वो दोनों एक साथ गांव वापस आते हैं। क्रिसमस डे पे सेरी ने जंगयुक के लिए गिफ्ट तैयार किया। वो गिफ्ट को हाथ में लेकर अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी वहाँ 2 शख्स आकर उसे रोकते हुए जबरदस्ती कार में बैठने के लिए कहते हैं। उसने जंगयुक के लिए जो गिफ्ट लिया था वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। वो शख्स उसे धमकी देकर जंगयुक को फोन करने के लिए कहता है। उन्होंने उसे जंगयुक को झूठ बोलने को कहा। फोन पर वो कहती है कि उसने नॉर्थ कोरिया छोड़ दिया है। वो उसकी फिक्र करते हुए पूछता है कि वो जहाँ भी है वो उसे ढूंढ लेगा। वो उसे कहता है चाहे जितना भी मुश्किलें आए वो उन मुश्किलों को पार करके उसे ढूंढ लेगा। वो उसे उसका इंतजार करने के लिए कहता है। ये सुनकर सेरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने फोन नहीं रखा। ये देखते हुए उस शख्स ने उसे फोन छीनने की कोशिश की। इसी बीच उसके गन से एक गोली छूटी जिसकी आवाज जंगकुक सुन लेता है। उसे सेरी की फिक्र होने लगी। सेरी किडनैप हो चुकी थी। उसने जंगकुक के साथ वाले खूबसूरत पलों को याद करने की कोशिश की। उसने वो दिन याद किया जब जंगयुक ने उसे नूडल्स बना कर दिए थे। उसने याद किया कि सोते समय जंगयुक हमेशा उसे ब्लैंकेट से कवर करता था। वो उस समय कुछ नहीं कर पाई, पर उसने जंगयुक के साथ बिताए पलों को याद किया। इसके बाद सेरी को जंगयुक के डैड के पास ले जाया गया, पर उसे लगा कि उसके सामने जो इंसान बैठा है वो जंगयुक के मंगेतर के डैड है। उसने कहा कि जंगयुक को लेकर उसका कोई मकसद नहीं है। उन्होंने कहा इसका मतलब जंगयुक की सारी गलती है। ये सुनकर सेरी ने सारा इल्जाम खुद पर लिया। सेरी ने कहा उसने जंगयुक को धमकी दी थी कि अगर उसने उसकी मदद नहीं की तो वो उसकी रिपोर्ट सुपीरियर को करेगी। उसने ये भी कहा कि वो जंगकुक को पसंद करती है, हालांकि इस प्यार का कोई फायदा नहीं है। जंगयुक की मॉम बाहर खड़ी होकर उन दोनों की बातें सुन रही थी। रात के समय वो सेरी को ढूंढते हुए उसके पास आई। सेरी ने तुरंत जंगयुक की हालात के बारे में पूछा। उसे जंगयुक की फिक्र हो रही थी। उसने सेरी का हाथ पकड़ते हुए उसे लिविंग रूम में आराम करने के लिए ले गई। सेरी ने उस रूम के चारों ओर देखा। उसे पता चला कि ये घर जंगयुक के होम डेकोर स्टाइल में काफी मिलता जुलता है। उसे पता चला कि वो जंगयुक की मॉम है। उसने उसके मॉम से कहा जंगयुक ने भी उसके लिए ऐसे ही नूडल्स बनाए थे। जैसे ही जंगयुक ने सेरी की खबर सुनी वो तुरंत अपने घर पहुंचा। उसने अपने डैड से सवाल किया उन्होंने सेरी को कहाँ छुपाया है। वो उसके साथ कुछ बुरा होते हुए नहीं देख सकता। अगर सेरी को कुछ हो गया तो वो अपने आप को मरते दम तक माफ नहीं कर पाएगा। जंगयुक का कन्फेशन सुनकर उसकी मॉम ने तुरंत सेरी को बाहर लाया। आखिरकार वो दोनों एक दूसरे को मिल गए। उन दोनों को नजदीक देखकर जंगयुक के डैड को शर्मिंदगी महसूस होती है। वो उन दोनों को नजदीक होते हुए नहीं देख पाते। उन्होंने जंगयुक से सवाल किया सेरी के बारे में अथॉरिटी को रिपोर्ट क्यों नहीं किया। उसने कहा कि अगर वो ऐसा करता तो वो सेरी को तकलीफ देते। ये सुनकर सेरी जंगयुक को देखने लगती है। वो दोनों एक दूसरे को किस करने वाले थे, लेकिन जंगयुक के डैड ने उन्हें रोक लिया। जंगयुक ने सेरी का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले गया। जंगयुक की मॉम ने कहा कि वो डिनर के लिए रुक जाएं। डिनर करने के बाद वो दोनों लिविंग रूम में बैठे हुए थे। वो एक दूसरे से बात करते हैं। सेरी को पता लगा कि जंगयुक को पियानो के बारे में नॉलेज है। वो तुरंत जाकर पियानो में एक धुन बजाती है। जंगयुक ने पहचान लिया कि ये वही धुन है जो उसके भाई के लिए थी। हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर जंगयुक और सेरी पास्ट में एक दूसरे से मिले हुए थे, जहाँ पर जंगकुक वो धुन बजा रहा था। उन दिनों की तकदीर ने उन्हें फिर से एक दूसरे से मिलाया। रात के समय जंगयुक उसे बॉर्डर की तरफ छोड़ने गया। बॉर्डर का रास्ता वो अच्छी तरह से जानता था। वो सेरी के साथ और थोड़ा वक्त रहना चाहता था, इसीलिए उसने लंबे रास्ते को चुना। वो साउथ कोरिया के बॉर्डर पर पहुंच गई। उसे देख जंगकुक सैड होता है। इस तरह सेरी अपने घर पहुंच गई। हम सेरी को उसके कंपनी में देखते हैं जो अपने चेहरे से ग्लासेस हटाती है। सब उसको देखकर हैरान थे कि वो अभी तक जिंदा है। सेरी अपने घर गई। उसने वाइन के हर सिप को एंजॉय किया। अब उसे लाइट जाने की टेंशन नहीं थी। वो आराम से अपने पैर लंबे कर सकती थी।
और खुद को बाथ टब में भिगा सकती थी, जहाँ पे उसके घर में हमेशा गर्म पानी की व्यवस्था थी। वो अपने बेड पे सोते हुए सोचती है कि अब उसके पास सब कुछ है सिवाय जंगhyuk के। वो उसे याद करके रोने लगी। दूसरी ओर जंगhyuk भी सरी को याद कर रहा था। उसे हमेशा लगता है कि सरी उसके आसपास ही है। आगे कॉन्ग की गलती की सच्चाई जंगhyuk के सामने आई। उसके भाई को मारने में कॉन्ग का हाथ था, जिस वजह से उसे कोर्ट में लाया गया और उसे जेल की सजा मिली। पर जेल से वो छूटकर भागने में कामयाब हुआ। जेल से भागने के बाद उसने जंगhyuk को फोन किया और उसे बताया कि वो सरी को मारने के लिए साउथ कोरिया जा रहा है। काम से लौटने के बाद सरी को जंगhyuk की याद आने लगी, जिस वजह से उसे रात में नींद नहीं आ रही थी। इसीलिए वो वॉक करने बाहर आई। वो जंगhyuk के चेहरे को नहीं भूल सकती। अचानक स्नोफॉल होने लगा। उसने स्नोफॉल के बीच में जंगhyuk को आते देखा, जिसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। सरी ने जाते वक्त अपना एड्रेस नहीं छोड़ा था, इसीलिए जंगhyuk को उसे काफी ढूंढना पड़ा। वो दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। वो सारे टीम मेंबर जंगhyuk को ढूंढने के लिए साउथ कोरिया गए। दूसरी ओर सरी जंगhyuk को शॉपिंग करने लेकर जाती है। सरी अपने सेक्रेटरी से कहती है जंगhyuk उसका पर्सनल बॉडीगार्ड है। जंगhyuk के सारे मेंबर्स सरी से मिलते हैं। उन्हें देखकर सरी को बहुत खुशी होती है। वो सारे मिलकर सरी के साथ खाना खाते हैं। सरी का शानदार घर देखकर सारे चौंक गए। उन सभी ने मिलकर सरी को बर्थडे सरप्राइज दिया, जिसे देखकर वो इमोशनल होती है। जंगhyuk ने गिफ्ट के तौर पर उसे कपल रिंग गिफ्ट की। रात के समय सरी को फोन आता है, जिस पर उसे कहा जाता है कि उसकी मॉम की तबीयत खराब है। उसने सरी को तुरंत अस्पताल जाने को कहा। उसने फोन कट करके सरी का ड्राइविंग रूट कॉन्ग को दिया। सरी जैसे ही अस्पताल जाने को निकली, तभी कुछ गाड़ियों ने आकर उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। सरी के कुछ करने से पहले गुंडों की गैंग कार से बाहर निकली। दूसरी तरफ जंगhyuk अकेला कॉन्ग से मिलने फैक्ट्री पहुंचता है। उसे वहां पर गुंडों से निपटना पड़ा। जैसे ही सरी ने अपने कार पार्क की, तभी वहां पर जंगhyuk के 5 मेंबर आकर उन गुंडे के साथ फाइट करते हैं। कॉन्ग गाड़ी के पीछे छुपा हुआ था। जैसे ही उसने जंगhyuk को आते देखा, उसने तुरंत गन से शूट किया। सरी ने जंगhyuk को बचाने के लिए अपनी कार बीच में लाकर रोक दी, जिसकी वजह से गोली कार के कांच में लगी। उसके बहुत सारे टुकड़े हो गए। सरी इसकी वजह से कोमा में चली गई। जंगhyuk ने सरी को अस्पताल लाया। उसके टीम मेंबर्स भी अस्पताल के बाहर उसके ठीक होने का इंतजार कर रहे थे। सरी को होश आते ही उसने जंगhyuk का नाम लिया। वो उसे देखने अस्पताल पहुंचा। दोनों फिर से एक दूसरे को मिलते हैं। बाकी मेंबर्स भी सरी को देखने आए थे। उसे जिंदा देखकर सबको खुशी होती है। आगे हम देखते हैं कि सरी को गोली लगने की वजह से ब्लड इन्फेक्शन होता है। उसे अस्पताल लाया गया। जंगhyuk रोज उसके ठीक होने का इंतजार करता रहा। जैसे ही सरी की आंखें खुली, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी की एम्प्लॉय ने जंगhyuk को वापस नॉर्थ कोरिया ले गए। ये सुनकर सरी उसे मिलने बॉर्डर पर चली गई। वो एक दूसरे को मिलकर अलविदा करते हैं। कुछ साल बाद सरी स्विट्जरलैंड आई होती है। वहाँ पर वो पैराग्लाइडिंग करने का सोचती है। इसी तरह से वो नॉर्थ कोरिया पहुँच गई थी। वो जंगhyuk को याद करती है। तभी वो अपने सामने जंगhyuk को देखती है। इसी तरह से किस्मत उन दोनों को फिर से मिलाती है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और भी स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।